हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, अब हमें रिक्रूटर प्रोफाइल को डिस्प्ले करना है होम पेज पे। ओके, सो हम एक होम पेज तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, बस हम यहाँ पे नीचे प्रोफाइल को डिस्प्ले करवा देते हैं। तो प्रोफाइल में वही सब रहेगा जो रिक्रूटर ने साइन अप करते समय डेटा फिल किया था। तो हम साइन अप वाले पेज से डेटा कॉपी कर लेते हैं, मतलब जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था साइन अप पेज में, उसको हम कॉपी करते हैं एंड उसमें एडिट करते हैं। तो हम देखते हैं रिक्रूटर साइन अप। सो दिस इज़ द रिक्रूटर साइन अप पेज एंड अब मैं इसका डेटा कॉपी करने वाला हूँ, मतलब इसका पूरा फॉर्म कॉपी करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ये पूरा फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ, या फिर ये जो हेडिंग लिखी है, जो मार्की के अंदर लिखा है, उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पूरा मैंने इफ एल्स वाला जो कंडीशन था उसको भी कॉपी कर लिया। तो ये सारा डेटा मैंने कॉपी किया एंड मैं जाता हूँ होम पेज पे। तो मैं ओपन करता हूँ रिक्रूटर होम पेज को एंड बाकी कुछ पेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ। जॉब लिस्ट को हटा देते हैं, कंपनी लोगो को भी हटा देते हैं। ओके, एंड अब यहाँ पे ये हमारा रिक्रूटर होम पेज है। ठीक है, हमने अभी केवल इतना कोड इसमें किया था, हमने केवल नेविगेशन बार को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया जो हमारा फॉर्म था, और नीचे फेल्स वाली जो कंडीशन थी वो भी हमने पेस्ट कर दी। एंड यहाँ पे हेडिंग चेंज कर लेते हैं। मार्की के अंदर जो हमने लिखा है रिक्रूटर साइन अप, इसको चेंज करके मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल या प्रोफाइल लिख देता हूँ बस। ठीक है, देन आफ्टर फॉर्म के अंदर अब ये ऑन सबमिट तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पासवर्ड को एडिट नहीं करेंगे, पासवर्ड डिस्प्ले नहीं करेंगे। पासवर्ड के अलावा सारा डेटा डिस्प्ले कर देंगे। पासवर्ड चेंज करने के लिए तो हमने एक अलग से पेज बनाया है चेंज पासवर्ड का। ओके, तो पासवर्ड यहाँ पे हमें एडिट नहीं करवाना है। इस वाले पेज में जो रिक्रूटर होम पेज होगा उसमें पासवर्ड के अलावा बाकी डेटा रिक्रूटर यूज़र एडिट कर सकता है। ओके, ठीक है, तो एक बार मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ क्या अपडेशन हुआ है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्म आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। फिर से रिफ्रेश करते हैं। ओके, फॉर्म आ चुका है। तो ऊपर आप देख रहे हो मार्की के अंदर ये टेक्स्ट है प्रोफाइल। आप चाहो तो इसको स्टैटिक, मतलब मार्की के बिना भी रख सकते हो हेडिंग वगैरह के अंदर लिख के, या फिर ठीक है मार्की के अंदर रखा है सबको तो हमने इसको भी मार्की के अंदर रख दिया। एंड अब आप इस फॉर्म को करोगे थोड़ा सा एडिट। मुझे यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं इसको हटाता हूँ। तो ये रहा मेरा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ये पूरा जो डिव था उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, रिफ्रेश किया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी, अब कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी को हम अलग अलग लाइन में ले आते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अब एक साइड में एक इमेज भी दिखाना है यूज़र की, जो उसकी करंट इमेज है वो मुझे डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको, ये जो मैंने फॉर्म बनाया था इसको मैं डिव टैग के अंदर डाल दूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक डिव टैग ओपन कर लिया
एंड इसको लास्ट में जाके हम जहाँ पे हमारा फॉर्म एंड हो रहा है वहाँ पे जाके हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे रो कॉलम का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये रो एंड होगा, ठीक है, लेकिन रो के अंदर मुझे 2 कॉलम्स बनाने हैं, तो ये एक और डिव मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं ऊपर जाके एक और डिव बना लेता हूँ। अभी जो डिव हमने बनाया है, डिव टैग लगाया है, तो इसमें क्लास यूज़ कर लेते हैं कंटेनर। कंटेनर क्लास हम ऑलरेडी फॉर्म के अंदर यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ फॉर्म से हटा देते हैं इसको। फॉर्म से हटा के इसको मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, क्लास इक्वल टू कंटेनर। एंड उसके बाद एक और डिवीज़न टैग मतलब डिव टैग यूज़ करूँगा रो क्रिएट करने के लिए, क्लास इक्वल टू रो। एंड एक और मुझे यूज़ करना पड़ेगा कॉलम के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक और डिव टैग ओपन कर लिया, क्लोज कर दिया और इसमें क्लास दे दी कॉलम माइनस स्मॉल, या MD भी यूज़ कर सकते हो, कॉलम स्मॉल लिख दिया, कॉलम स्मॉल 6। ओके। एंड अब मैं इस वाले पार्ट को कट कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे नीचे रखना है, फॉर्म क्लोज जब होगा तब मुझे रखना है। सो ये हमारा कंटेनर, उसके अंदर रो कॉलम, एंड लास्ट में जाके इसको क्लोज कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कंटेनर क्लोज हो रहा है एंड दिस इज रो, सॉरी दिस इज, ये डिव हमारा कॉलम के लिए है और ये रो के लिए है, ठीक है। मैं आपको कमेंट में यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉलम एंड हो रहा है, कॉलम 1 एंड, तो ये हमारा एक कॉलम एंड हो रहा है। कॉलम का साइज मैंने ऊपर क्या रखा है, 6 रखा है। 6 रख सकते हो या 8 रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट में हमें क्या दिखाना है, इमेज को डिस्प्ले करना है, तो 8 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और 4th पार्ट में मैं क्या डिस्प्ले कर दूंगा, इमेज को डिस्प्ले कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉलम एंड हुआ और यहाँ पे हमारा ये रो एंड हो रहा है, बट रो एंड करने से पहले मुझे एक और कॉलम बनाना है। तो मैंने यहाँ पे फिर से डिव टैग ओपन किया, क्लोज किया एंड फिर मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली कॉलम SM4, ठीक है। ऊपर हमने साइज दिया था कॉलम का कितना, 6, और यहाँ पे दे दिया 4। ओके, देन आफ्टर इसके अंदर मुझे एक इमेज को डिस्प्ले करना है, तो IMG टैग का यूज़ करेंगे, IMG SRC। और अभी तो हमारे पास इमेज का URL नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसका कुछ विड्थ और हाइट दे देता हूँ। तो मैंने इसका विड्थ दे दिया 300 पिक्सल एंड हाइट भी दे देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, तो इमेज यहाँ पे कैसे आएगी, तो उसके लिए हम पहले जाते हैं views.py के अंदर। views.py के अंदर जाके हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो हम जो फील्ड है उसमें क्या लिख सकते हैं, रिक्रूटर, नहीं, वहाँ पे हम लिखेंगे request.user.image.url, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या तो फिर हम यहाँ से पहले डेटा को फैच करेंगे एंड उसको पास करेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे डेटा फैच कर लेता हूँ। तो पहले मुझे करंट यूज़र को गेट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, request.user। तो पहले मैं फंक्शन के अंदर चले जाता हूँ, जो रिक्रूटर होम फंक्शन है उसमें हमें कोड करना है। ओके, सो साइन अप के बाद हमने बनाया है यूज़र होम, उसके बाद एडमिन होम, देन आफ्टर रिक्रूटर होम।
ओके, तो यहाँ पे हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यूज़र मॉडल से डेटा गेट करता हूँ, जो करंट यूज़र जिसने लॉगिन किया उसको मुझे गेट करना है। तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, तो हमारा करंट यूज़र ऑब्जेक्ट इस यूज़र वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर मुझे रिक्रूटर मॉडल से भी डेटा फैच करना है, क्योंकि हमने कुछ डेटा रिक्रूटर मॉडल के अंदर रखा हुआ है रिक्रूटर का, और कुछ डेटा यूज़र मॉडल के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्रूटर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। एक पार्टिकुलर डेटा हमें गेट करना है, तो गेट फंक्शन का यूज़ किया। ठीक है, और मैच करवा लेते हैं। यूज़र नाम का कॉलम हमने बनाया था रिक्रूटर मॉडल में, एंड ये हमारे वेरिएबल का नाम है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसमें हमने करंट यूज़र ऑब्जेक्ट को रिसीव किया है। ओके, एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक डिक्शनरी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिखा रिक्रूटर, देन आफ्टर कॉलन, फिर वैल्यू रिक्रूटर। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ, यहाँ पे कुछ शायद इधर आ रही है। ओके, कोई इधर नहीं है। अब हम जाते हैं रिक्रूटर होम पेज पे, एंड यहाँ पे मुझे इमेज को डिस्प्ले करना है। तो मैंने 2 बार कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, एंड मैं क्या लिखूँगा, रिक्रूटर डॉट इमेज। ठीक है, एक बार मॉडल्स के अंदर चेक कर लेता हूँ। इमेज नाम का हमारा कॉलम था, और इमेज को डिस्प्ले करना है तो हमें यहाँ पे डॉट URL भी लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे इमेज का पाथ यहाँ पे मिल जाएगा, एंड पाथ अगर मिलेगा IMG के अंदर इमेज का तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो इसको यहाँ पे एक बार वापस आते हैं। ओके, सब कुछ सही है यहाँ पे। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो साइड में हमें एक इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए। ओके, परफेक्ट इमेज हमारी आ रही है, बट इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, कुछ मार्जिन दे देते हैं। ये जो हमने कॉलम बनाया है, तो ये जो मेरा कॉलम था इसमें मैं कुछ मार्जिन प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने मार्जिन दे दिया टॉप से 5। ठीक है, तो ये नीचे आ गई, एंड उसके अलावा मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो मैं टेक्स्ट सेंटर का यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आपको अगर और भी ज़्यादा मार्जिन देना है तो आप स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं, CSS का। ओके, एंड विड्थ हाइट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास और भी यहाँ पे स्पेस है, तो इसका हाइट चाहें तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे भी हमें डेटा डिस्प्ले करना है। यहाँ पे ऑलरेडी डेटा पहले से लिखा हुआ आना चाहिए हमें, यहाँ पे फॉर्म को फिल नहीं करना, हमें तो डेटा को देखना है और उसको अगर चाहें तो अपडेट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, मतलब डिस्प्ले कर देते हैं फील्ड्स के अंदर। तो मैं आता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम वाली फील्ड के अंदर, एंड यहाँ पे ये जो प्लेस होल्डर लिखा था इसको मैं हटा देता हूँ। 2 बार कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया, एंड मैं लिखूँगा रिक्रूटर डॉट, सॉरी यहाँ पे पहले मुझे वैल्यू एट्रीब्यूट को भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्रूटर डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। रिक्रूटर डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अगर मैं यहाँ पे फैच नहीं करता डेटा इस तरीके से, अगर मैं ये 2 लाइन्स यहाँ पे नहीं लिखता, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से लिखता, मैं यहाँ पे लिखता रिक्वेस्ट डॉट यूज़र।
ठीक है, इस तरीके से मैं डेटा फैच करता, बट उससे मैं सारी फील्ड्स का डेटा नहीं फैच कर पाता, ये प्रॉब्लम होती। क्योंकि जो यूज़र मॉडल के अंदर डेटा था वो तो मैं फैच कर सकता था, बट रिक्रूटर मॉडल वाला डेटा मैं फैच नहीं कर पाता। तो यही सही तरीका है। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे रिक्रूटर मॉडल से डेटा गेट कर लिया एंड करेंट यूज़र का पता कर लिया, तो हम इजीली यहाँ पे सभी फील्ड्स का डेटा डिस्प्ले कर पाएंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ फर्स्ट नेम डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ फर्स्ट नेम आ चुका है, उसी तरीके से हम यहाँ पे लास्ट नेम को डिस्प्ले कर देते हैं। तो इसको पेस्ट कर दिया, फील्ड का नाम चेंज कर दिया, लास्ट अंडरस्कोर नेम, एंड देन आफ्टर कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ भी प्लेस होल्डर को मैंने हटा दिया, और कॉन्टेक्ट नंबर के लिए मैंने जो फील्ड बनाई थी उसका नाम था मैंने यहाँ पे मोबाइल नाम दिया था। तो जो भी आपने फील्ड का नाम दिया हो वो नाम आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम मुझे डिस्प्ले करना है, बट यहाँ पे यूज़र नहीं आएगा क्योंकि जो मोबाइल फील्ड थी वो रिक्रूटर मॉडल के अंदर थी। ओके, तो रिक्रूटर डॉट कंपनी, उसके बाद ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी यूज़ कर लूँगा, रिक्रूटर डॉट ईमेल आईडी मुझे मिलेगी यूज़र मॉडल से, और किस फील्ड से मिलेगी, यूज़र नेम फील्ड से। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रीड ओनली कर देता हूँ, मतलब इसको हम एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ ईमेल आईडी कोई एडिट ना कर पाए क्योंकि उसी से तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जेंडर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जेंडर के लिए पहले मैं पता कर लेता हूँ कि जो डेटाबेस में जेंडर है वो मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड मतलब ऑलरेडी चेक्ड दिखाऊंगा रेडियो बटन को। तो मुझे यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, लेबल से पहले हम एक कंडीशन लगा देते हैं, लेबल से पहले या लेबल के बाद। ठीक है, लेबल के बाद हम कंडीशन लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, मुझे एक इफ़ कंडीशन लगाना है, तो मैंने लिखा इफ़ रिक्रूटर डॉट जेंडर कॉलम की जो वैल्यू है अगर वो इक्वल है किसके, मेल के। ठीक है, अब अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं आपको सिंपल इफ एल्स की कंडीशन लगा के बता रहा हूँ। रिक्रूटर डॉट जेंडर की वैल्यू अगर मेल के इक्वल है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ ये डिव कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये डिव हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे 4 रेडियो बटन बनाने हैं। देखो, इस सारे को मैं रख लेता हूँ एक इफ़ के अंदर, यहाँ पे मैं इफ़ को एंड कर दूंगा। तो मैंने इफ़ को एंड करने की जगह एल्स का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। एंड इतना जो पार्ट है ये हमारा जो डिव था, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ एल्स पार्ट के अंदर। यहाँ पे हमारा इफ़ एंड हो जाएगा, तो हमने लिखा एंड इफ़। ओके, एंड इफ़ को साथ में लिखा जाता है। ठीक है, अब ऊपर जो हमारा डिव था, मतलब जिसमें हमने 2 रेडियो बटन बनाए थे, वो वाला पूरा पार्ट मैंने यहाँ भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये रेड लाइन आ रही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि आईडी हमने एक जैसी जब हम यूज़ कर लेते हैं तो रेड लाइन दिखाता है। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, बट उससे पहले अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, अगर जेंडर की वैल्यू मेल है तो मैं क्या करता हूँ, जो मेल के लिए हमने चेक बॉक्स बनाया था उसमें चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं, ताकि इसमें ऑलरेडी टिक लगा हुआ है अगर डेटाबेस में मेल जेंडर की वैल्यू मेल है। एंड सिमिलरली यहाँ पे एल्स पार्ट में कब जाएगा, जब जेंडर की वैल्यू मेल नहीं होगी, फीमेल होगी। तो अगर वैल्यू फीमेल होगी तो मैं यहाँ टिक लगा दूंगा, यहाँ पे चेक्ड एट्रीब्यूट लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा चेक्ड और रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे किसी में भी टिक नहीं लगा हुआ आ रहा। फिर से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, शायद कुछ मिस्टेक हो रही है। चेक्ड यहाँ पे लगा दिया और ऊपर यहाँ पे चेक्ड लगा दिया है मैंने। ओके, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि दोनों चेक्ड शायद मैंने एक ही डिव के अंदर लगा दिए हैं। नहीं, यहाँ पे एक चेक्ड एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया और शायद मल्टीपल टाइम कॉपी हो गया। इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो ये चेक्ड एट्रीब्यूट तो हमने सही यूज़ किया है। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है वो हमें देखना पड़ेगा। रिक्रूटर डॉट जेंडर इक्वल टू मेल, कंडीशन भी सही है। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ टिक लगा हुआ आ रहा है, बट ये तो गलत टिक आ रहा है। तो यहाँ फीमेल में आप देख रहे हो चेक्ड आ रहा है ऑलरेडी। तो एक बार मैं डेटाबेस में चेक कर एक बार हम साइन अप वाले पेज में चेक कर लेते हैं कि जो हमने मेल और फीमेल स्टोर किया था वो कैपिटल में था, स्मॉल में था, कैसा था। तो साइन अप वाले फॉर्म में ही हमें वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने वैल्यू कैसी दी थी। ओके, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो वैल्यू थी वो कैपिटल एम मैंने यूज़ किया था और कैपिटल एफ यूज़ किया था, बट कंडीशन में मैंने स्मॉल एम लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए इफ़ वाली कंडीशन गलत होने से कंट्रोल एल्स में चले गया, और एल्स में चले गया तो एल्स में कोई कंडीशन तो थी नहीं, तो इसीलिए फीमेल पे टिक आ गया था। या तो हम दोनों में इफ़ यूज़ कर लेते, दोनों प्लेसेस पे इफ़ जेंडर इक्वल टू फीमेल, इफ़ जेंडर इक्वल टू मेल, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, मतलब दोनों में टिक नहीं आता फिर। ओके, तो ये तो हमारा डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है, मतलब सारी फील्ड्स में डेटा आ चुका है। इसको मैंने कर दिया है कैसा, इसको मैंने कर दिया है रीड ओनली। कंपनी का नाम भी मैं चाहता हूँ चेंज ना हो पाए। ठीक है, जो स्टार्टिंग में कंपनी यूज़र ने, रिक्रूटर यूज़र ने दिया है साइन अप करते समय, वही रहे। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हो ये एडिट हो पाए तो इसको रीड ओनली मत करना, और अगर आप चाहते हो एडिट ना हो पाए तो मैंने इसको रीड ओनली कर दिया है। ठीक है, तो ये दो फील्ड्स में एडिट नहीं करवाना चाहता हूँ, बाकी सबको एडिट करवाना चाहता हूँ। ओके, तो अब डेटा कैसे एडिट होगा उसके लिए हम आगे कोड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।